अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में डायरेक्ट मेथड को सॉल्व करेंगे। कल हमने इनडायरेक्ट मेथड को डिस्कस किया था, आज हम डायरेक्ट मेथड को सॉल्व करेंगे। देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में फ़र्क क्या होता है? सिर्फ जो हमारे पास जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है आंसर में, इसकी प्रेजेंटेशन में फ़र्क होता है। यानी इसका जो फॉर्मेट होता है वो चेंज होता है, बाकी सब कुछ वही होता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ वो दोनों मेथड में सेम है बिल्कुल। हमारे पास जहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो कि कल हमने सॉल्व किया था, बस वो हमने इनडायरेक्ट मेथड के तहत किया था। आज हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड के तहत सॉल्व करेंगे। तो आइए चले डायरेक्ट मेथड के तहत कैश फ्लो स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, ऊपर का नाम आ जाएगा कंपनी का, नासिर कॉर्पोरेशन। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेडिंग आ जाएगी फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2020। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स। यहाँ पे W1 लिखा हुआ है, वर्किंग वन। आइए चले वर्किंग वन देख लेते हैं कैसे हुई हुई है। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे वर्किंग वन में कैलकुलेशन फॉर कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स। फिर एक टी अकाउंट बना लेंगे अकाउंट रिसीवेबल का। अकाउंट रिसीवेबल का क्यों टी अकाउंट बनाएंगे? देखिए, कैश जो रिसीव होता है हमेशा हमें कंपनी में, वो किससे रिसीव होता है? कस्टमर से रिसीव होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट रिसीवेबल जो है वो डेबिट अकाउंट है, तो सबसे पहले यहाँ पे डेबिट साइड की तरफ लिखेंगे बैलेंस BD, और यहाँ पे 15,000 रुपीज़ ले लेंगे। 15,000 रुपीज़ की जो अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट है वो क्वेश्चन की बैलेंस शीट में हम अगर देखें तो 2019 की जो अकाउंट रिसीवेबल है ये 15,000 रुपीज़ ये हम ले लेंगे। और 2020 में जो 22,000 रुपये की रकम है अकाउंट रिसीवेबल की, इसको हम राइट साइड की तरफ यानी क्रेडिट साइड की तरफ ले लेंगे अपने टी अकाउंट में। जब हम इसको ले लेंगे 22,000 रुपये की रकम को, उसके बाद देखिए अकाउंट रिसीवेबल का ताल्लुक जो होता है किसके साथ होता है? सेल्स के साथ होता है, जाहिर सी बात है। क्योंकि सेल्स होगी तो हमारा अकाउंट रिसीवेबल जनरेट होगा। और अकाउंट्स पेबल का ताल्लुक किससे होता है? परचेजेस के साथ। तो हमेशा यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल के लेजर में सेल्स की अमाउंट लेंगे डेबिट साइड की तरफ। ये जो सेल्स की अमाउंट है 48,000 रुपीज़, ये क्वेश्चन में हम हमेशा इनकम स्टेटमेंट में देखेंगे। देखिए, अगर इनकम स्टेटमेंट में देखें हम क्वेश्चन में, तो यहाँ पे नेट सेल्स लिखा हुआ आ रहा है 48,000 रुपीज़। इसको हम ले लेंगे। जब हम इसको लेंगे और डेबिट साइड का अगर हम टोटल करें तो ये ज़्यादा आ रही है 63,000 रुपीज़। और जो बैलेंस आएगा हमारा वो अकाउंट रिसीवेबल के टी अकाउंट में राइट साइड की तरफ आएगा 41,000 रुपीज़। ये जो 41,000 रुपीज़ आ रहा है इसको हम टोटल कर लेंगे। इस 41,000 और 22,000 रुपीज़ के जो बैलेंस आया है इसको हम टोटल करके उसको क्लोज कर देंगे टी अकाउंट को। और इस 41,000 रुपीज़ की जो अमाउंट आई है ये हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, यानी कि कस्टमर से पैसा आया हम। तो हम यहाँ पे कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर करके 41,000 रुपीज़ की अमाउंट ले लेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। उसके बाद हम लेस करेंगे कैश पेड टू क्रेडिटर्स। देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैश इनफ्लोज हो रहा है वो कस्टमर से हो रहा है, और आउटफ्लो जो हो रहा है, जो सप्लायर को हमने जो पैसा दिया है वो हम आउटफ्लो में लिखेंगे। देखो, आउटफ्लो जो होता है हम उसको हमेशा लेस करते हैं अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में, और इनफ्लो को हम प्लस करते ऐड करते हैं। चाहे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हो। वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमेशा इनफ्लोज और आउटफ्लोज को ही देखा जा रहा होता है। यही हम यहाँ पे कर रहे हैं बस। अब हम लिखिए कैश पेड टू क्रेडिटर्स W2 पे चले चल के देखते हैं। हम सबसे पहले देखिए जहाँ पे हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन फॉर कैश पेड टू क्रेडिटर्स। पे हम एक टी अकाउंट बना लेंगे अकाउंट्स पेबल ऑब्लिक नोट्स पेबल का। हमारी जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट है दो अकाउंट्स है करंट लाइबिलिटीज़ के यहाँ पे, तो हम यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ में दो अकाउंट ले लेंगे और उसका यहाँ पे राइट साइड की तरफ लेंगे इन दोनों अकाउंट्स का ओपनिंग बैलेंस। डेबिट साइड की तरफ क्यों नहीं लिया? सवाल ये आता है अब यहाँ पे एक, क्योंकि इसलिए क्यों
करंट लायबिलिटीज जो होती है वो हमेशा क्रेडिट होती है, हमारा क्रेडिट अकाउंट है। यस, इसलिए हम यहाँ पे क्रेडिट साइड की तरफ लेंगे। उसके बाद हम जो क्लोजिंग अकाउंट्स पेबल और क्लोजिंग नोट्स पेबल हम इसको ले लेंगे। ये हमारी क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जो है वो देख लेते हैं। 2020 की जो अमाउंट है हमारी अकाउंट्स पेबल की और नोट्स पेबल की, वो हम ले लेंगे। देखिए अकाउंट्स पेबल तो यहाँ पे आ रहा है 8,000 रुपये, ठीक है। और दूसरी बात जो है नोट्स पेबल, वो यहाँ पे सिफर आ रही है, यानी कि अमाउंट नील है, जीरो है, तो हम कुछ भी नहीं लेंगे, जाहिर सी बात है। आप यहाँ पे क्वेश्चन में अमाउंट्स जो आ रही है, यहाँ पे नील अमाउंट जो आ रही है, उसको यहाँ पे कोई भी अमाउंट लिख के देख लीजिएगा क्या इम्पैक्ट पड़ता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी एक्सेल की फाइल यहाँ पे मैं दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, हम कह रहे थे कि जब हम ये दो अमाउंट ले गए अपने टी अकाउंट में, 8,000 और नील अमाउंट नोट्स पेबल की। अभी देखिए, मैंने कहा था अकाउंट्स पेबल का जो ताल्लुक होता है वो परचेज से होता है। देखिए यहाँ पे परचेज की अमाउंट कैसे निकाली हमने, इसके लिए देखिए हम एक और अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले इन्वेंट्री का अकाउंट। अब बात को देखिए गौर से सुनिएगा। यहाँ पे सबसे पहले टी अकाउंट बनाएंगे, फिर हम यहाँ पे बीडी करके लेंगे बैलेंस को 12,000 रुपीज़, जो कि हमारी क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जो इन्वेंट्री की अमाउंट है 2019 की, ये अमाउंट इन्वेंट्री की 12,000 रुपये, इसको हम ले लेंगे। इन्वेंट्री का जो ताल्लुक होता है वो हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से होता है। ये 25,000 रुपये की जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट है, ये हमारे क्वेश्चन के इनकम स्टेटमेंट में मिल जाएगी अमाउंट। आइए चल के देख लेते हैं। ये देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो अमाउंट आ रही है, ये 25,000 रुपये की अमाउंट, 25,000 रुपये, ये हम ले लेंगे। जब हम इस 25,000 को और 15,000 को जब टोटल करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 40,000 रुपीज़ की। और जो हमारे पास डेबिट साइड पे बैलेंस आएगा उसको 28,000 रुपीज़ का बैलेंस आ जाएगा। ये हमारी परचेजेज है, ये हमने परचेजेज निकाली है। इसको हम रख देंगे अपने अकाउंट्स पेबल की क्रेडिट साइड की तरफ 28,000 रुपीज़, जहाँ से 28,000 रुपीज़ यहाँ पे हमसे इस तरह से हमने निकाले, फाइंड आउट किए। और जब इन तमाम तीन अमाउंट्स को जब हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो 53,000 रुपीज़ की अमाउंट आ जाएगी। और हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड की तरफ 45,000 रुपीज़, ये हमने अपने सप्लायर्स को पैसा अदा किए हैं। तो हम यहाँ पे अपने जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है इसमें हम ले लेंगे कैश पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स और सप्लाई एक ही नाम है, एक ही चीज़ होते हैं दोनों। 45,000 रुपीज़। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेस करेंगे अदर एक्सपेंसेस पेड, W3। अब इसको देखिए, इसकी वर्किंग देख लेते हैं। W3 की देखिए, अब जो है हेडिंग, सबसे पहले हम डालेंगे कैलकुलेशन फॉर कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस। सबसे पहले यहाँ पे देखिए अकाउंट बनाएंगे, टी अकाउंट बनाएंगे एक्रूड एक्सपेंसेस का। और जहाँ पे बैलेंस BD करके हम लिख देंगे 2,000 रुपीज़। तो 2,000 रुपये कहाँ से आई है, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में अगर हम देखिए अपने लाइबिलिटी साइड की तरफ, यहाँ पे देखिए एक्रूड वेजेस आ रही है 2,000 रुपये। 2019 में भी 2,000 रुपये आ रही है और 2020 में भी 2,000 रुपये आ रही है। क्रेडिट साइड की तरफ हम 2019 की जो अमाउंट है वो ले लेंगे, और डेबिट साइड की तरफ 2020 में जो अमाउंट आ रही है एक्रूड वेजेस की, वो हम ले लेंगे 2,000 रुपये। बस यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का ख्याल रखिएगा। टी अकाउंट बनाते वक्त लाइबिलिटीज़ जो होती है हमेशा क्रेडिट होती है, और BD जो होता है हमेशा लाइबिलिटीज़ में क्रेडिट साइड की तरफ आता है। उसके बाद हम अपने टी अकाउंट में ले लेंगे एक्सपेंस फॉर द ईयर, एक्रूड एक्सपेंस फॉर द ईयर। देखिए ये 5,000 रुपीज़ जो अमाउंट आ रही है, ये हमने क्वेश्चन की इनकम स्टेटमेंट में जो अमाउंट है एक्सपेंसेस की हेड में, देखिए ये 5,000 रुपीज़ की अमाउंट, इसको हम ले लेंगे। और जब हम जहाँ पे एक्रूड एक्सपेंस के टी अकाउंट को जब हम दो अमाउंट को प्लस कर देंगे, 2,000 रुपये के और 5,000 रुपये, तो 7,000 की रकम आ जाएगी। उसके बाद हमारे देखिए जहाँ पे डेबिट साइड की तरफ बैलेंस आ रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे जो बैलेंस आ रहा है 5,000 रुपये का, इसको हम ले लेंगे अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, अदर एक्सपेंसेस पेड करके 5,000 रुपीज़। अब देखिए यहाँ पे बात को गौर से सुनिएगा। जब हम कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स में से इन दो
45,000 5,000 के अमाउंट को लेस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट माइनस में आ जाएगी 9,000 रुपये। वजह यह है कि पेमेंट की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है और रिसीव की जो अमाउंट है वो कम है, इसलिए वैसे हम यहाँ पे माइनस में फिगर आ जाएगी 9,000 रुपीज़। इसको हम ले लेंगे कैश यूज बाय ऑपरेशन। देखिए ये जो कैश यूज बाय ऑपरेशन की अमाउंट आई है, हमने जो इनडायरेक्ट मेथड के तहत सवाल को सॉल्व किया था, अब उसके अमाउंट से हम टैली करते हैं कि कैश यूज बाय ऑपरेशन जो हमारी अमाउंट थी वो मैच करी या नहीं करी। ये देखिए अब जब हम जाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर कैश यूज बाय ऑपरेशन, ये 9,000 पे देखिए टैली करी अमाउंट दोनों। मैंने क्या कहा था, जब सिर्फ और सिर्फ जस्ट फॉर्मेट में फ़र्क है, इसकी प्रेजेंटेशन में फ़र्क है, बाकी जो कैलकुलेशन करके जो उसका आंसर आएगा वो सेम आएगा बिल्कुल। उसके बाद हम लेस करेंगे इनकम टैक्स पेड W4। उसके बाद हम देखें लेस करेंगे इनकम टैक्स पेड की अमाउंट W4। वर्किंग फॉर की तरफ चलते हैं। अब वर्किंग फॉर में हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन फॉर एक्चुअल टैक्स पेड। उसके बाद हम एक टी अकाउंट बना लेंगे एक्रूड टैक्सेस के नाम से, और उसमें हम BD की अमाउंट लिख देंगे 3,000 रुपीज़। ये जो बैलेंस जो आया है 3,000 रुपीज़, ये क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जो हमारे पास एक्रूड टैक्सेस की अमाउंट है 2019 की, ये हम 3,000 रुपये ले लेंगे, और एक्रूड टैक्सेस की जो 2020 की अमाउंट है 5,000 रुपये है, उसको हम डेबिट साइड की तरफ ले लेंगे अपने एक्रूड टैक्सेस के टी अकाउंट में। उसके बाद देखिए टैक्स फॉर द पीरियड आ रहा है क्रेडिट साइड की तरफ, राइट साइड की तरफ। ये अमाउंट जो है 4,000 रुपये की, ये हमने क्वेश्चन के इनकम स्टेटमेंट में से ली है ये अमाउंट। देखिए यहाँ पे आ रही है इनकम टैक्स 4,000 रुपीज़, इसको हम ले लेंगे। देखिए यहाँ पे जो क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा हैवी है, ज़्यादा है, तो उसको हम टोटल करेंगे 7,000 रुपये। और जो बैलेंस आ रहा है इसको हम कैश बैलेंस के नाम से 2,000 रुपये लिख देंगे और अपने टी अकाउंट को क्लोज कर देंगे टोटल करके दोनों। ये 2,000 रुपये की अमाउंट जो आई है इसको हम अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ले जाएंगे इनकम टैक्स पेड के नाम से 2,000 रुपये। जब हम इसको लेस करेंगे अपने 9,000 रुपये की अमाउंट में से, जो कैश यूज बाय ऑपरेशन आ रहा है यहाँ पे 9,000 रुपये, 11,000 रुपीज़, हम इसको टैली करते हैं अपने इनडायरेक्ट मेथड के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के साथ। ये देखिए यहाँ पे जो हमने इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की अमाउंट निकालेगी 11,000 रुपीज़, ये दोनों मैच कर रही है, यानी कि कैलकुलेशन के जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, बस इसमें जो मेथड होता है इसकी प्रेजेंटेशन में फ़र्क होता है, यही बस दोनों मेथड्स में फ़र्क है। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो आ रहा है यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ये वही बिल्कुल उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे जिस तरह से हमने इनडायरेक्ट मेथड में किया था। और इसको अगर समझना हो किस तरीके से मैंने किया है, इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी ये वीडियो आ जाएगी। उसके थंबनेल पे लिखा हुआ कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड लेक्चर 2 निकालना है आपने, लेक्चर 2 देखना है। इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट के नाम से एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है हमारी, उसमें आप जाके देख लीजिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड लेक्चर 2। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से इस एक्सेल फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन में जाए, अमाउंट्स को चेंज करें, कहाँ कहाँ इम्पैक्ट पड़ रहा है, किस किस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है बहुत आसान चैप्टर है, अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे तो सवाल को सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दीजिए, अपने तमाम दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से लोगों को फ़ायदा हो। ट्विटर पे, फेसबुक पे भी शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।